अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में 3-4 खबरें आपके सामने रखनी है। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस की अपीलों पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है। अपील पर जो हमने ऑब्जर्व किया, 2 दिन मुसलसल समाअत हुई, रोजाना की बुनियाद पर समाअत हुई, 6-6 घंटे समाअत हुई। और आग लगी थी या लगाई गई थी, आग एमक्यू वालों ने लगाई या खुद लगी थी, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा इस वीडियो में। चौंका देने वाली जो कार्रवाई है वो मुकम्मल तौर पर इस वीडियो में आप इसका हिस्सा होगी। इसके अलावा अल्ताफ हुसैन साहब ने इंतहाई शदीद गम गुस्से का इजहार किया है। वो क्या है उसकी तफसीलात इसके सामने रखूंगा। और उसके साथ साथ इमरान खान की जमानत पर रिहाई और उसके बाद फिर गिरफ्तारी, वजह क्या है वो भी आपके सामने होगी। और साथ साथ पीपल्स पार्टी के ऊपर अब मजीद जो है वो दौड़ पड़ने वाला है, तोड़ पड़ने वाला है और मजीद उनके ऊपर एक कठिन इम्तिहान आने वाला है। उसकी तफसीलात भी इस वीडियो का हिस्सा होगी और आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप तक मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस की। सानिया बल्दिया फैक्ट्री का जो मामला है वो आप सब जानते हैं। तकरीबन 264 के करीब अफराद जलकर खाकसर हुए 11 सितंबर 2012 को। ये पाकिस्तान का या पाकिस्तानी तारीख का सानिया 9/11 भी कहा जाता है। अब आते हैं कि आग लगी थी या आग लगाई गई थी। उस पर जाने से पहले, क्योंकि अदालत की तरफ से भी सवाल आता है और अदालत ने इस नुक्ते को भी देखना है, क्या कौन जिम्मेदार था, यानी कि जिनके ऊपर इल्जामात आयद किए गए एमक्यूम के ऊपर, क्या वो एमक्यूम इसकी जिम्मेदार थी? सियासी बुनियादों पर या सियासी निशाना बनाने के लिए एमक्यूम को मुलविस किया गया? क्या वाकई ही एमक्यूम की जो ज़िली तंजीम थी कराची, जो तंजीमी कराची जो सेटअप था एमक्यूम का, क्या वो इसमें शामिल थे? क्या वाकई ही 20 करोड़ रुपए भत्ता ना देने के ऊपर जो है वो फैक्ट्री को आग लगाई गई और केमिकल छिड़क कर आग लगाई गई, या फैक्ट्री के जो असल मालिकान हैं वो जिम्मेदार थे इस सारे वाक़े के? वो आपके सामने होगी। देखें, पहले तो मैं जो एक परसेप्शन था, ये एक जेन्युइन परसेप्शन था जो इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीश में है, वो आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ खामियां क्या है, यानी कि असल नुक्ते तक पहुंचा क्यों नहीं गया, असल नुक्ता क्या है वो आपके सामने रखूंगा। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि एक JIT आती है एक रिजवान कुरैशी की सिंध हाई कोर्ट में, और उस JIT के सामने इंकशाफ होता है। JIT के सामने उसने एतराफ़ किया कि देखें जी, ये जो आग थी वो बुनियादी तौर पर लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी। और ये चीफ जस्टिस उस वक्त जस्टिस सयाद अली शाह साहब थे 2015 में गैलबन। और उसके बाद फिर वो JIT रिपोर्ट पेश की गई जिसमें उसने इंकशाफ किया था कि जो एमक्यूम की कराची की जो तंजीम थी, यानी कि KTC, उन्होंने 20 करोड़ रुपए भत्ता मांगा था और भत्ता ना देने की वजह से फैक्ट्री को केमिकल छिड़क कर आग लगा दी गई। ये JIT मंजराम पर आती है, खबरों की जीनत बनती है और उसके बाद फिर भूचाल सा आ जाता है। कराची में एक नई लहर सी आती है, यानी कि 2012 का वाक़या है, फिर 2015 में ये JIT सामने आती है और उसके बाद फिर नई बहस चढ़ी आती है, नई इन्वेस्टिगेशन और नई मामला, यानी कि दिन रात एक करके एमक्यूम को मुकम्मल तौर पर जो है वो यानी कि एक मुजरम ठहरा दिया जाता है। आग लगी थी, लगाई गई, ये मेरी अपनी राय नहीं है। ये जो अदालतों में जो चीज़ें आई वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि एमक्यूम के बहुत इंतहाई अहम ओहदों पर जो वाबस्ता रहनुमा है, साबिक दौर में भी रहे और मौजूदा सेटअप में भी है, वो अक्सर यही कहते हैं कि ये केस, ये जुर्म हमने नहीं किया। और वो कसम में खा खा कर वो बताते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर अगर हमने वाक़तन कोई जुर्म किए हैं, उस तरफ वो केसेस हम पे नहीं चलाए जा रहे। जो हमने जुर्म किए ही नहीं, उस तरह के जुर्मों की हमें सजा दी जा रही है और अदालतों के जो वो चक्कर कटवाए जा रहे हैं। तो बहरहाल रिजवान की JIT के ऊपर फिर मजीद JIT बनती है, तहकीकात होती है और बड़े पैमाने पर ना सिर्फ तहकीकात होती है और उसके बाद फिर नित नए आपको इंकशाफात और इन्वेस्टिगेशन और सारी तफसीलात सामने आती है, जिसमें ये साबित कर दिया जाता है, ये बावर करा दिया जाता है जी, आग एमक्यूम के जो साबिक सेक्टर इंचार्ज थे, रहमान भोला, जुबैर चरिया, जो कि उस फैक्ट्री के मुलाजिम थे, उन समेत दीगर लोगों ने लगाई और जिसकी वजह से जो है वो आग इस हद तक बढ़ी कि 300 से ज़्यादा अफराद जो जलकर 300 के से ज़्यादा अफराद जो जख्मी हुए और 264 के करीब अफराद जो है जलकर खाकसर हुए। और उसके बाद फिर फैक्ट्री मालिकान और दीगर लोगों को जो है वो उनसे भी तहकीकात की गई। दुबई में तहकीकात हुई, वीडियो लिंक के जरिए उनके बयानात कलमबंद किए गए और इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने जुर्म साबित होने के ऊपर, ये मैं आपको अदालती रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ कि अदालत के मुताबिक जुर्म साबित होने के ऊपर एमक्यूम के साबिक सेक्रेटरी इंचार्ज रहमान भोला, जुबैर चरिया को सजाए मौत, इसके अलावा जो फैक्ट्री के 3 मुलाजिम हैं उनको जो है वो उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है।
ये केस हाई कोर्ट में आता है, सजाओं में के खिलाफ अपीलों में मुल्ज़मान की तरफ से भी। अच्छा, चूंकि जुर्म साबित नहीं हुआ कुछ लोगों के ऊपर, जिसमें साबिक वजीर दाखिला एमक्यूएम से वाबस्ता थे अब्दुर्रऊफ सिद्दीकी साहब, इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल सत्तार, अदीब का इकबाल खानम, उमर जो है वो सिद्दीकी, इसके अलावा और भी बेशुमार लोग थे जिनको अदालत ने 4 से 5 लोग थे जिनको अदालत ने अदम शवाहिद पर बरी कर दिया था। वो ये था कि ये यानी कि 20 करोड़ रुपए भत्ता ना देने के ऊपर फैक्ट्री में आग लगाई गई थी और ये मामला सेटल करवाया जाएगा। उसका जो है अलग से भत्ता मांगा गया 5 करोड़ से ज्यादा। तो लिहाजा ये वो जो हैदराबाद से वाबस्ता हैं, उमर सिद्दीकी, डॉक्टर अब्दुल सत्तार और दीगर, उन्होंने भत्ता लिया और उन्होंने हैदराबाद में प्रॉपर्टी बनाई, फैक्ट्री मालिकान से ये पैसा लिया अलग से, यानी कि मामले को सेटलमेंट कराने के लिए अलग से पैसा लिया गया। तो उसके बाद फिर वो जुर्म साबित नहीं हो सका, अदालत ने एटीसी ने उनको बरी कर दिया था। सिंध हाई कोर्ट ने सवाल उठाया कि असल जो बड़े बड़े लोग हैं, जिसमें उन्होंने अक्सर अल्फाज इस्तेमाल किए उस वक्त जज ने अपने रिमार्क्स में, कि बड़े बड़े मगरमच्छों को इस केस में बचा लिया गया और इन लोगों को सजा दी गई, उनकी बरियत के खिलाफ प्रोसिक्यूशन ने अपील फाइल क्यों नहीं की। बहरहाल वो बड़ी सर्जनिश की गई, मुतअद्दिद बार सर्जनिश की गई। तो फिर प्रोसिक्यूशन ने सिंध हाई कोर्ट की इन रिमार्क्स के बाद एक अपील फाइल की, जिसमें कहा गया कि रऊफ सिद्दीकी साहब, अब्दुल सत्तार साहब और दीगर को जो है बरी किया गया था वो गैर कानूनी किया गया है, लिहाजा उनको भी सजा दी है। यानी कि जो मुल्ज़मान जिनको सजाएं हो चुकी हैं उनकी सजाएं बरकरार रखी जाए और जो एटीसी ने बरी किए थे उनको सजाएं दी जाए। अब आते हैं हम केस के ऊपर, जो जेन्युइन मामला क्या है। प्रोसिक्यूशन जो मुल्ज़मान के वकीला है और दीगर हमारे जो सोर्सेज हैं और जो हमने वहां सुना, जो अदालत ने सवालात उठाया, अदालत ने ये बार बार कहा कि हमने ये इस नुक्ते को देखना है कि आग लगी थी या लगाई गई, यानी कि शॉर्ट सर्किट था और फैक्ट्री मालिकान की गफलत और लापरवाही थी, या उसके बाद फिर केमिकल छिड़क के आग लगाई गई। उस मामले में अदालत ने कहा कि हमने तह तक पहुंचना है, लेकिन किसी एक भी शवाहिद और सबूत की बुनियाद पर कोई एक आदमी साबित नहीं कर सका। चूंकि मैं ये कबल अज़ वक्त दे रहा हूँ, मुमकिन है कि अदालत में कोई और ऐसा नुक्ता हो जिसकी वजह से अपीलें मुस्तरद भी हो सकती है, मंजूर भी हो सकती है, लेकिन मुझे ये ज़ाती तौर पर 99% लगता है कि जो केस बनाया गया था 99% जो है वो मुल्ज़मान जिनका ताल्लुक एमक्यूएम से वो बरी हो जाएंगे, क्योंकि ये इल्ज़ाम प्रोसिक्यूशन और दीगर जो शवाहिद है उसके मुताबिक साबित नहीं हो रहा। ये मैं आपको कबल अज़ वक्त बता रहा हूँ, लेकिन मेरी जो ऑब्जर्वेशन है ज़ाती तौर पर, एक तो ये है कि कहा गया कि जी ज़ुबैर चरिया जो फैक्ट्री मुलाजिम था उस वक्त वो सिगरेट पी रहा था, चर्स पी रहा था और टहल रहा था आग लगने से पहले, लेकिन ये साबित नहीं हो सका कि उसने आग लगाई थी, किस तरह लगाई गई, वो शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पर नहीं साबित हो सका। इसके अलावा जो रिजवान कुरैशी था, रिजवान कुरैशी जिसने इब्तदाई तौर पर इंकशाफ किया था, उसको भी किसी भी अदालती फोरम पर कहीं भी पेश नहीं किया गया। वो रिजवान कुरैशी जिंदा है, मर गया है, लापता है, कहाँ है, उसके बारे में भी मजीद कोई इन्वेस्टिगेशन इस केस से नहीं हुई। उसकी एक GIT का हवाला देकर ये तहकीकात की गई थी। कहने का मकसद ये है कि केस में कहीं दूर दूर तक मुझे नहीं लग रहा कि ये सजाएं बरकरार रह सकें और ये केस जो है वो एक कह सकते हैं कि अब कराची की तारीख बदलने जा रहा है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मजीद भी और बेशुमार डिटेल्स हैं जो कि सामने आना बाकी हैं। 2-4 दिन में इंशाल्लाह फैसला आ जाएगा। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, तमाम शवाहिद और जो सबूत अदालत के सामने रखे गए थे और अब आने वाले दिनों में ये फैसला सुनाया जाएगा। अच्छा, अब आते हैं हम अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ। अल्ताफ हुसैन साहब ने, चूंकि ये मामला चल रहा है, बिजली महंगी हो गई है, अवाम परेशान है, कोई पुरसान हाल नहीं है, हुकूमत बैठ के जो हुकूमतें की हैं अब वो भी एहतजाज में शामिल हो चुके हैं और पीपल्स पार्टी ने भी अपने कारकुनों को कह दिया है। कल मैंने आवाम से भी बात की, वीडियोस मैंने अपने फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी शेयर की। लोगों में गम गुस्सा भरा हुआ है। अच्छा, लेकिन कोई गलती तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि ये हमने बैठ के बिल जो ज़्यादा आ रहे हैं, इजाफी टैक्सेस लगाए गए, हमारी हुकूमत ने ये सारे मंजूरी दी, बिल पास किए, ना नदामत है, ना शर्म है, ना हया है। अल्ताफ हुसैन साहब इनको गैरत भी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको शर्म हया दिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं और उन्होंने एक ट्वीट किया है इसी बिल जो इजाफा किया गया इसके ऊपर। वो कहते हैं अफसोस सद अफसोस, शर्म करो, डूब मरो। जो उस वक्त हुकूमत में थे उनको ये मुखातिब करके कह रहे हैं। PDM के साबका हुक्मरानों खसूसन मियाँ शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान साहब, आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी साहब, आप साबका हुक्मरानों ने IMF से कर्जा लेकर कौम के सामने बड़े फ़ख्र से खुशी में खूब भगले बजाकर कौम पर महंगाई, खसूसन बिजली, गैस, तेल के निर्खों में नाकाबिले बयान इजाफे का जो IMF जो है बम मारा है, इसकी वजह से आज 98% गरीब मुतवस्सित तबके के अवाम सिसक कर मर रहे हैं और आप जैसे 2% अशरफिया के सरदारान
में से एक ऐश इशरत के लिए लंदन चले गए, तो दूसरे मौलाना फजलुर रहमान अपने गुनाह माफ़ करवाने के लिए उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जा पहुँचे। जबकि अशराफिया के तीसरे सरदार, आपको पता है कि फ़ौज की छतरी के साय तले मुल्क में रहकर मौजें उड़ा रहे हैं, मगर आप जैसे जालिम व सफाक हुक्मरानों को गरीब व मुतवस्सित तबके के घुटन, परेशानियों, फाकों और ख़ुदकुशियों की ख़तरनाक अमल के जो है उनका कहना है कि ज़रा बराबर भी अफसोस नहीं है और ना ही शर्म है। आज अवाम और आप लोगों को बददुआएं देने के साथ साथ ये नारे भी सरेआम लगा रहे हैं कि अफसोस सद अफसोस, शर्म करो, डूब मरो। ये उन्होंने इनकी तस्वीरें भी शेयर की हैं और इनको थोड़ी सी हया दिलाने की कोशिश की है, लेकिन लगता नहीं है कि इस ट्वीट से भी उनको फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, इमरान खान के तोशाखाना केस का हवाले से जिस तरह इब्तिदा में सुप्रीम कोर्ट के भी रिमार्क्स आए, हाई कोर्ट ने भी रिमार्क्स दिए थे, क्योंकि जिस अंदाज से मैं आपको अदालतों की रिपोर्टिंग की एक तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि बेशुमार ऐसे केसेस सामने आते हैं जिनके अंदर शवाहिद भी होते हैं, सबूत भी होते हैं, लेकिन सही अंदाज से अदालतों में ना शवाहिद पेश किए जाते हैं ना सबूत पेश किए जाते हैं, तो अल्टीमेट फ़ायदा होता है मुल्ज़मान को। ये केस भी अगर, मैं कहता हूँ कि अगर की बुनियाद पर कहता हूँ कि अगर इमरान खान के ऊपर वाकई ही उन्होंने ये जुर्म किया है, खिलाफ कानून किया है, लेकिन जिस तरह जल्दबाजी में फैसला दिया गया उसका अल्टीमेट फ़ायदा इमरान खान को हुआ है। इस केस में सज़ा मुअत्तल होने के बाद अब वो मज़ीद निखर कर, मज़ीद हीरो बनकर सामने आए हैं, क्योंकि जिस जल्दबाजी में ये फैसला किया गया है उसमें हज़ारा नुकाइस मौजूद हैं और आज अदालत ने उसी बुनियाद पर फैसला दिया है, जिसमें साबिक वज़ीर आला सिंध कैम अली शाह के केस का हवाला देते हुए अदालत ने करार दिया है कि चूँकि उस अंदाज से केस नहीं चलाया गया, क्योंकि उस तरह शवाहिद और सबूत उस तरह नहीं रखे गए जिस तरह ट्रायल कोर्ट में ये केस चलाया जाना चाहिए था, इसलिए अदालत कहती है कि ये मुल्ज़िम ज़मानत, यानी कि इमरान खान ज़मानत और उसके बाद फिर सज़ा मुअत्तली का हकदार हैं, तो लिहाजा इनकी ये दरख्वास्त को मंजूर किया जाता है और उनको रिहा करने का हुक्म दिया जाता है। लेकिन चूँकि आपको हम बहुत पहले बता चुके हैं कि बहुत जल्द इमरान खान बाहर आने वाले नहीं हैं, एक केस में गिरफ्तार होंगे तो फिर दूसरे केस में उनको जो है वो गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। एक तो ये है कि उनके वकला और जो भी उनकी एक लीगल टीम है उनकी भी एक गफलत लापरवाही अब नाअहलिक है, क्योंकि उन्होंने सही मानों में तैयारी नहीं की, क्योंकि ये खबरें चल रही थी और शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर और दीगर के खिलाफ साइफर के मामले में जिस तरह तहकीकात जारी थी और बराबर में ही अदालत है वहाँ पर जो है वो ये सारा मामला चल रहा था, लेकिन उन्होंने तैयारी नहीं की और इमरान खान की FIA ने गिरफ्तारी डाली। उसके बाद फिर उसी अदालत में जो है ये उनकी गिरफ्तारी के हवाले से तहकीकात भी करने की इजाज़त में मांगी गई थी अटक जेल में। अब अटक जेल के अंदर ही उनकी दोबारा गिरफ्तारी डाल के अब दूसरे केस में उनको कल यानी कि 30 अगस्त को पेश किया जाएगा। इसके अलावा चूंकि मैं गुज़श्ता आपको 2-3 रोज़ से बता रहा हूँ कि मैंने अब बहुत सारे शवाहिद और सबूत हासिल कर लिए हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के खिलाफ करप्शन और बदउनवानी के जो संगीन इल्ज़ामात हैं, अब FIA ने, नैब ने, एंटी करप्शन ने भरपूर किस्म की कार्रवाइयाँ करने की तैयारी कर ली हैं। एक रेफरेंस और इसके अलावा एक और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। मैं कोशिश करूँगा आने वाली वीडियोज़ में वो आपके सामने रखूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि 15 सालों में कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर ख़ास और सिंध के तमाम जो इलाके हैं उनका जो बेड़ा गर्क किया गया है और करप्शन यानी कि सैलाब की मद में भी करप्शन की गई, फलाह के कामों की मद में, एजुकेशन के मद में, तालीम की मद में, यानी कि किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा गया। हर जगह एक कहते हैं कि फ़र्ज़ी जो है वो ठेकेदार खड़े किए गए, फ़र्ज़ी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, फ़र्ज़ी तौर पर जो है वो मंसूबे कागज़ों में बनाया गया, उसके बाद पैसा लिया और जेब में डाला और रफू चक्कर हो गए। तो बहरहाल अब उनके कड़े इम्तिहान का वक्त शुरू हो गया है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपके सामने मज़ीद तफ़सीलात रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।